जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 23rd चैप्टर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसमें हमने जो फाइनेंशियल कमिटीज़ थी वो सारी देख ली है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, कमिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल कमिटीज़ है ये सारी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछला वीडियो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब हमें पता है कि स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब परमानेंट कमिटीज़ होती है, और एडहॉक मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी होती है। तो यहाँ पर जो रूल कमेटी ऑफ लोकसभा, उन्होंने रिकमेंड किया था कि 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो है वो सेटअप करनी चाहिए पार्लियामेंट ने 1993 में। तो इसी के साथ 2004 में 7 और कमिटीज ऐड किए गए। तो अब ये जो कमिटीज का आंकड़ा है वो 17 से 24 तक पहुंच गया है। तो अब हमें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो है वो 24 देखने को मिलती है। अब देखिए, हर डिपार्टमेंट जो है उसके खुद के भी कुछ एक्सपर्ट्स रहने चाहिए, तब जाकर जो डिपार्टमेंट का कामकाज होता है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से काम हो पाए, वहाँ पॉलिटिक्स ना चले लेकिन काम भी हो पाए, इसलिए वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व किए गए। अब देखिए, मेन मकसद क्या है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का, कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबल रह सके पार्लियामेंट को। क्योंकि देखिए, जो मिनिस्टर्स है अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे फिर, इसलिए वो अकाउंटेबल रहना चाहिए पार्लियामेंट को, लोगों को भी पता रहना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो है वो लाई गई है। और उसी के साथ साथ जो बजट होता है उस पर भी प्रॉपर तरीके से डिबेट हो पाए, इसका भी ख्याल रखने का काम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का होता है। अब यहाँ पर हम कितने मेंबर्स होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं कि कितने मेंबर्स रहते हैं कौन सी कमिटीज़ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। उसमें से कुछ लोकसभा के होते हैं तो कुछ राज्यसभा के होते हैं। जैसे हमने जो फाइनेंशियल कमिटीज़ थी उसमें भी देखा था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर 22 मेंबर्स हमने देखे थे। जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी थी तो उसमें भी 22 मेंबर्स थे, और दूसरी जब हमने कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग देखी थी उसमें भी हमने 22 मेंबर्स देखे थे। लेकिन एक ही ऐसी कमेटी थी जिसमें 22 मेंबर्स नहीं थे, और वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड नहीं थी। जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोकसभा के थे। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी कमेटी थी? तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और जो 10 है वो राज्यसभा से होते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा में कितने या राज्यसभा में कितने, तो दोनों में से आप कोई भी एक याद रख सकते हो। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा है उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 अगर हम करते हैं तो हमें लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं वो मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 20 + 1 मतलब 21। उसी तरीके से जब हमने कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग देखी थी तो उसमें टोटल 22 मेंबर्स रहते हैं। उसमें से हमने देखा था कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हम करते हैं तो मिलते हैं 14 + 1। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब ये लोग जो होते हैं जो लोकसभा से हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, और जो राज्यसभा से होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन के द्वारा। अब स्पीकर और चेयरमैन कौन है, तो हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा है कि ये प्रिसाइड करते हैं हाउस को, और इनका टेनियर कितना होता है, तो टेनियर 1 साल का होता है। उसी के साथ साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉमिनेट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर यही नॉमिनेट कर लेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी। और यहाँ पर हमने टोटल कमिटीज़ कितनी देखी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, तो टोटल 24 कमिटीज़ हमने देखी है। तो टोटल 24 जो कमिटीज़ है उसमें से लोकसभा और राज्यसभा में कितनी है, तो लोकसभा में 16 है, राज्यसभा में 8 है। तो ये डायरेक्टली हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फंक्शंस क्या है अब ईच स्टैंडिंग कमिटीज़ के, तो देखिए, जब हमने पार्लियामेंट चैप्टर में बजट देखा था तो उसमें हमने इतने स्टेजेस देखे थे। सबसे पहले जो बजट है वो प्रेजेंट होता है, उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद स्क्रूटिनिटी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़। तो ये देखिए, जो थर्ड स्टेज है जहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का रोल आता है, तो यहीं पर जो हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का फंक्शन है वो देखने वाले हैं। मतलब इनका सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन काय में है, तो जो बजट होता है उसमें इनका सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन आता है। तो यहाँ पर जैसे आप दूसरी स्लाइड देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने,
उस चैप्टर में से। जैसे ही जनरल डिस्कशन जो है, जैसे ये जनरल डिस्कशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जैसे ही ये जनरल डिस्कशन जो है वो ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ जो हाउस है वो अर्जेंट किया जाता है 3 से 4 हफ्तों के लिए। और इनको एक प्रॉपर टाइम दिया होता है कि 3 से 4 हफ्ते आपके पास दिए हुए हैं, तो उसमें जो उधम आपको मचाना है उतना मचाओ। तो ये जो गैप पीरियड होता है, इसमें 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है वो एग्जामिन करती है, डिस्कस करती है जितने भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ है वो डिस्कस करती है प्रॉपर तरीके से। और फिर जब पार्लियामेंट फिर से आ जाता है तो उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है। जैसे हमने देखा था डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, सलमान खान आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो इस तरीके से, और इन्हें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इतने ही टाइम पीरियड में काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नहीं मांग सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस हम देख सकते हैं कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं और इनकी जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं हाउस के पास। और इनकी जो रिपोर्ट है ये कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती है ऑफ द नेचर ऑफ कट मोशंस। अब कट मोशंस क्या है ये भी हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा है, तो ये भी डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको जितने भी कट मोशंस है वो समझाए थे। अब जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती है उनके पास जो भी बिल होते हैं उसका भी एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। और जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की, वो भी कंसिडर करने का काम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का होता है। और जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं हाउस के पास, उसे भी कंसिडर करने का काम ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का होता है। अब इनके भी कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या है? तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। जब बजट से रिलेटेड काम आएगा या फिर जो प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट बन जाती है, तो जो रिपोर्ट है वो जब सबमिट होती है तो उसके पहले वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी जो है उसमें उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो बाकी के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, जैसे जो दूसरे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, उन्होंने जो यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है उसे ये लोग कंसिडर नहीं कर सकते। और इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होती है वो एडवाइजरी होती है, इसलिए बाइंडिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ लेकर आ गए और यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ये कुछ सजेस्ट कर रही है कि आप ऐसा मत करो, तो ये ऐसा बोल सकते हो अपना काम करो। मतलब यहाँ पर अगर हम जो प्रोसीजर है वो अगर देखते हैं तो सबसे पहले हाउस है। ये हाउस कौन सा रहेगा? तो ऑब्वियस है कि लोकसभा का रहेगा। इसमें अगर बजट पेश होता है तो बजट जब पेश होता है तो इस पर जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो ये जो हाउस है तो वहाँ पर रोल आता है स्टैंडिंग कमेटीज़ का। तो यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं वो अर्जेंट कर देते हैं हाउस को। तो ये हाउस जो है वो अर्जेंट हो चुका है 3 से 4 हफ्तों के लिए। उसके बाद ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है ये पूरा बजट जो है वो डिस्कस करती है, एनालाइज करती है, स्क्रूटिनाइज करती है, जो कुछ भी इनको करना है वो करती है। उसके बाद फिर जो चेंजेस होते हैं इन्हें बताते हैं जब फिर से हाउस जो है वो आ जाता है। तो यही प्रोसीजर जो है हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे जनरल डिस्कशन जब खत्म होता है उसके बाद हाउस को अर्जेंट किया जाता है फॉर फिक्स्ड पीरियड। जैसे हमने देखा था 3 से 4 हफ्तों के लिए ये फिक्स्ड पीरियड होता है। और फिर उसके बाद जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है ये कंसिडर करती है कमिटीज़, और उसी के साथ साथ जो रिपोर्ट है वो बनाती है और ये पेश करती है जब हाउस फिर से आ जाता है वहाँ पर। और ये एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नहीं मांग सकती है। और फिर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो कंसिडर करती है जो हाउस होता है वो, और हर मिनिस्ट्री के लिए सेपरेट रिपोर्ट रहेगी डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए। अब डिमांड फॉर ग्रांट जो है ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो देखना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो कमेटी होती है उन्हें जनरल प्रिंसिपल्स और क्लॉज जो होते हैं बिल के रेफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है, कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो ऐसे ही बिल जो है वो कंसिडर कर सकती है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में, या फिर उन्हें रेफ़र किए गए हैं। और जितना उन्हें टाइम दिया हुआ है, जितना उन्हें वक्त दिया हुआ है, उतने वक्त में ही उन्हें रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर मेरिट्स क्या है स्टैंडिंग कमेटीज़ के? तो यहाँ पर इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होती है, बायस्ड नहीं होती है। उनकी जो भी प्रोसीजर्स होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है लोकसभा में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे या फिर कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। और इनका जो भी एक कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पर वो डिटेल्ड होता है, क्लोज होता है, कंटिन्यूस होता है, इन डेप्थ होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। मतलब ये लोग एक एक्सपर्ट जो होते हैं उनके तरीके से काम करते हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, उस तरीके से काम करते हैं, इतना डीप घुस जाते हैं, इतना डीप घुस जाते हैं। तो उसी तरीके से जो इकोनॉमी है वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है, जो इफिशियंसी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और जितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उन्हें मौका मिलता है कि जो भी फंक्शनिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि जो मिनिस्टर्स है वही अगर काम करेंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे पार्लियामेंट के? तो जो बाकी के लोग होते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ में घुस जाते हैं तो फिर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर फंक्शनिंग में, एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं,
पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं कि आप इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो, या फिर एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें इनवाइट भी कर सकते हैं। जो इमिनेंट लोग होते हैं उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि आप इस पर कुछ सजेशन दो, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अपोजिशन पार्टीज जो होती है और जो राज्यसभा है, अब वो ग्रेटर रोल यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल में, क्योंकि जो राज्यसभा है उसकी भी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती है और जो अपोजिशन के लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। इस वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ देखी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बची हुई जो कमिटीज़ है, जैसे कमिटी टू इंक्वायर, कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, वो सब कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि काफ़ी अच्छे वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।